हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज का एपिसोड है 215, जिसमें मैं एपिसोड नंबर 214 के जवाब दूंगी। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ये चैनल है, कह सकते हैं स्पेशली महिलाओं के लिए। वैसे भी कोई भी क्वेश्चन करे, मनाही किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशली औरतों के जीवन से जुड़े हुए छोटे बड़े सारे मुद्दों पर कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, जिनको मैं लाइव पढ़ती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी समझ के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो भी मुझे समझ में आता है सही, वो सोल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। साथ में जो व्यूअर्स हैं वो भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का कमेंट्स में जवाब देकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एक छोटा सा, कहना चाहिए, हेल्प करने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं महिलाएं और एक दूसरे की बातों को समझ के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक दूसरे को सोल्यूशन दे रही है। अच्छी बात यह है कि ये सब करके बहुत सारी महिलाओं की लाइफ सॉर्टेड हो रही है, उनका सोचने का तरीका बदल रहा है और वो खुश हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज एपिसोड 214 के जवाब होने वाले हैं, तो एपिसोड होगा 215। ठीक है, चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। एपिसोड 214 का टाइटल था कि जिंदगी से जो भी चाहते हो वो मिलने लगेगा अपने आप, लेकिन पहले उसके काबिल बनो। इस पर आए हैं 70 जो हैं क्वेश्चंस आए हैं। ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी इनके जवाब आपको मिले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है एंड मेरे हस्बैंड चिढ़ रहे हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। जब मेरी तबीयत अच्छी रहती है तब अच्छे रहते हैं, ऐसे हस्बैंड से कैसे प्यार किया जाए। मन में हस्बैंड के लिए सिर्फ नफरत आती है। पहले मेरी तबीयत अच्छी नहीं होने पर हस्बैंड और सास ने मम्मी को कॉल किया था और बताया था कि हमारे यहाँ पे तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ेगा। तो आप इसी बात को पकड़ के, काम करना ही पड़ेगा, इसमें बहू कहाँ से आ गई। फिर बाकी मेंबर्स को भी काम करना ही पड़ेगा, उनकी तो तबीयत सही है ना। दूसरी चीज ये होती है, जब हमारी तबीयत खराब में कोई खड़ा ना हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तबीयत खराब होने लायक काम ही ना करें। हम अपना ध्यान खुद रखें। अगर हमें ये पता है कि हमारी अगर तबीयत बिगड़ी तो कोई हमें पानी देने वाला नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमें अपना वर्कलोड उसी हिसाब से मैनेज करना होगा जितने में हमारा शरीर बीमार ना पड़े। और अगर कोई ऐसा काम है जिसको करने के बाद प्रॉब्लम होती है, या तो उस काम को छोड़ो या फिर उस प्रॉब्लम का क्योर अपने पास रखो। ठीक है। ये कहने से कि भाई मेरी तबीयत में कोई नहीं आ रहा, हम अपने शरीर की जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। हमारा शरीर है, सब छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़ सकते उसे। तो अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसी परिस्थिति में। पहली चीज तो ये। दूसरी, ऐसे हस्बैंड से प्यार कैसे करें। मत करो प्यार। प्यार किया ही जाता ही नहीं है, प्यार हो जाता है उसके बाद निभाया जाता है ना। करने वाली चीज ही नहीं है। तो अगर जब मन में भावना नहीं है तो प्रिटेंड भी मत करो। जस्ट ये है कि सामाजिक बंधन है, रह रहे हो, अपने कर्तव्य जो हैं अपनी गुंजाइश शरीर की देख के उस हिसाब से निभाते चलो। इमोशंस जब नेचुरली फ्लो होंगे, नेचुरली जुड़ेंगे, तभी आप भी उस हिसाब से चलना। अपने आप को फोर्स मत करो कि नहीं मुझे तो प्यार करना ही चाहिए, मेरा पति है। अगर वो प्यार करने लायक नहीं है तो कैसे प्यार करेगा कोई। तो जस्ट बी नॉर्मल, अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान रखो। सबसे पहली बात, अपना ध्यान रखो, बीमार ही मत पड़ो। और दूसरी चीज ये है, जब कोई इस तरीके की कड़वी बातें आए कि भाई हमारे यहाँ तो काम करना ही पड़ता है, तो तुम भी तो यही रह रहे हो, हमारे यहाँ में तो आप सब भी तो आ गए, आप क्यों नहीं कर रहे काम। बस बोलना सीखो थोड़ा सा। नेक्स्ट, मैम अपने लिए जीना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प। इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए डियर। आप अपने लिए जीना चाहती हैं, ये इसके लिए आप खुद ही काफी हो। जस्ट जो आपको करने का मन है इस टाइम, जो जो संसाधन आपके पास हैं, जितना टाइम, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनमें बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकती हो अपने लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। जस्ट स्टार्ट कर दो करना। धीरे धीरे रिसोर्सेज अपने आप बढ़ने लगते हैं मैजिकली। नेक्स्ट, वैसे 2 दिन बाद देख रही हूँ बट छिपकली का इलाज है। मोरपंख अपने किचन में मोरपंख लगा दो, 1 दिन से पहले सब गायब हो जाएंगी। मैंने अपने कमरे में लगाए हुए हैं, टॉयलेट में भी, खिड़की में भी, उसके बाद आज तक नहीं दिखी। आपके यहाँ नहीं दिखी वो ठीक है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ऐसे देखे हैं जिन्होंने मोरपंख लगाया है और छिपकली मोरपंख के ऊपर ही चल रही है। तो ये हर जगह श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। आई हैव मतलब सीन। नेक्स्ट, हेटर्स भी हद हैं, थोड़ा सा भी गैप नहीं सहन होता, सीधे चैनल बंद करने को बोलती हैं। अबे तुम पहले जॉब एंड घर के साथ 3 यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके दिखाओ, और फिर गुस्से वाली स्माइल।
थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वही है, मैं इसलिए इतना गुस्सा मुझे नहीं आता, क्योंकि हो सकता है उनका क्वेश्चन उन्हें जल्दी जानना और वो रोज चेक कर रही हो और वीडियो ना आ रहा हो, तो वो थोड़ी सी कहना चाहिए हो गई होंगी ऐसे कि चलो ये लिख देती हूँ। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखकर। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, IVF की करवा लिया है, सक्सेस नहीं हुआ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? बातें मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी से बाहर गई हैं, मायके में भी माता पिता नहीं है, मैं मन में बुरे ख्याल आते हैं, उम्र भी निकल रही है, प्लीज रिप्लाई करें, मैं क्या करूँ, कृपया मुझे गाइड करें। शायद इस वीडियो के एंड में या आप पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको इनफर्टिलिटी व्लॉग लिंक करके वीडियो का लिंक मिलेगा, वो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी डिटेल्ड वीडियो, केवल और केवल इसी बात पे, और उसको सुन के 110% श्योर हूँ मैं कि आपको तसल्ली भी मिलेगी और आगे जीने की दिशा भी मिलेगी। आप उसको देख लो, ठीक है? अगर मुझे याद रहा, क्योंकि इस चैनल पे मैं एडिटिंग के बाद ज़्यादा टाइम देती नहीं हूँ, तो अगर याद रहा तो आई बटन में या कहीं और दे दूंगी, नहीं तो आप सीधे प्रोडक्ट उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लो जाके। नेक्स्ट, मैम मेरे बच्चों की जो स्कूल ड्रेस होती है उनके पैंट के हुक और चेन बहुत खराब होते हैं। देखो उसके दो रीजन हो सकते हैं, कि या तो रफ यूजेज बच्चे हैं, टेढ़ा मेढ़ा हाथ कैसा भी आ रहा है, कपड़ा दब रहा है, वो खींच देते हैं। दूसरा हो सकता है क्वालिटी ही खराब हो, अच्छी क्वालिटी के चेन और हुक लगवा के देख लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अन्नपूर्णा उज्जैन से, आपके पहले भी मुझे रास्ता दिखाया था, मेरी मम्मी और बहन लास्ट ईयर ही शांत हुए और मेरे पापा भी नहीं है, ना मामा पक्ष से अब कोई कांटेक्ट है, ना कि पापा की साइड से भी कोई नहीं है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास ने, हम दोनों ने बहुत लड़ाई की और बार बार घर से जाने को कहती थी। मेंटल पीस के लिए हम दोनों इंदौर में रहने लगे। इनका कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन है, जिसकी शादी भी अभी मेरे हस्बैंड ने की कुछ महीने पहले। इनकी मम्मी मुझसे अभी भी मतलब नहीं रखती, अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था तो हम दोनों ने 1 महीने सेवा की उनकी प्रेगनेंसी में, फिर भी जब वो ठीक हो गई तो फिर लड़ने लगी। अभी उनको माइनर पैरालिसिस का अटैक आया और दिमाग में खून जमा हुआ आया। वो सबको ये बता रही है रो रो के कि उनका लड़का चला गया, इसलिए उनकी हालत ऐसी हुई। हस्बैंड इंदौर में जॉब करते हैं, अब वो जिद कर रही है इनसे कि इंदौर मत जाना। मेरी हालत उसी से ऐसी हुई है, ना वो हमारे साथ इंदौर जाएंगी और यहाँ वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। मेरी प्रेगनेंसी और जापा दोनों बिगाड़ देंगी। इंदौर में हम दोस्तों की मम्मी को बुलाते हैं, पर यहाँ ये किसी को नहीं आने देंगी। मेरा खाना पीना सब देखती हैं कि कितना खा रही है, क्या खा रही है, दूध भी नहीं पीने देती, ताने मारती हैं और लड़ती हैं। मैं क्या करूँ दीदी, आप प्लीज कोई रास्ता बताइए। वो हमारे बच्चे के आने से खुश भी नहीं है, वो ये सब जान करके कर रही हैं ताकि हम दोनों सुख से ना रह सके, और मेरा जापा और प्रेगनेंसी बिगाड़ना चाहती हैं। बहुत प्रो लेवल की हैं भाई, वो तो प्रो लेवल कहना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो है ना कि पैरालिसिस और जो खून जमा हुआ आया है, वो झूठ नहीं कह रही, वो स्ट्रेस से ही होता है। और जरूरी नहीं है, आप सुनोगे आपको लगेगा ये भी कोई स्ट्रेस लेने की बात थी, लेकिन बंदा, आपका शरीर क्या रिएक्ट कर रहा है यू नेवर नो, है ना? तो ये होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ भी होता है, लेकिन बहुत ही सटीक टाइमिंग पे बहुत ही सटीक चीज उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो गई है। अब आपके हस्बैंड फंस गए हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अगर पहले तो बीच में बोलो मत, माँ बेटे के बीच में देखने दो कि डिसाइड क्या हो रहा है। जब डिसाइड हो जाए, इन केस अगर आपको यहीं रहना पड़ गया, ठीक है, देखो कोई कितना ही मेरे खाने पे देखता रहे, कुछ भी करे, अगर मुझे खाना है, मेरे पति की कमाई है, मेरा पति मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं बोल रहा कि क्यों खा रही है क्यों नहीं खा रही, किसी की मजाल नहीं है जो मुझे खाने से रोक ले। स्पेशली जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपने लिए नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तो उस टाइम एक बहू नहीं है, उस टाइम एक माँ से सामना है उनका। किसी की मजाल नहीं है कि वो हमारे घर में राशन है और हमें खाने नहीं दे रहा, ठीक है? थोड़े से स्ट्रांग बन जाओ, समझे? अगर यहाँ रहना भी पड़े तो माइंड मेकअप कर लो कि भाई हमें जो खाना है अपनी प्रेगनेंसी को सही रखने के लिए, जितना खाना है वो खाएंगे। हाथ से कोई छीन के भी ले जाए ना, मैं आपको एक्सट्रीम कंडीशन बता रही हूँ, हाथ से आपके ले भी लेना, आप दूसरा ग्लास बना के पी लो, और शाम को फिर प्रॉपर रिपोर्टिंग करो इस चीज की कि भैया क्या है, कैसे चाह रही है, क्या चाह रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना लो अगर रहना पड़ भी जाए, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत जबरदस्त आएगा कि भैया देखो। और इन केस ये ऐसी केस में रिकवरी इस एज में होनी बहुत धीरे धीरे होती है, जवानों में भी बहुत धीरे होती है, वो तो बूढ़ी है।
अगर कुछ हो गया वो जीवन भर का आपके पति को उल्हाना आएगा कि भैया बूढ़ी माँ को ऐसे छोड़ के चला गया, देखो बेटे के स्ट्रेस में मर गई या बेटे के स्ट्रेस में ऐसे हो गई, वो भी आपकी जान को आएगा। तो इसकी वजह ये है कि थोड़े स्ट्रांग बन जाओ। यहाँ रह के भी अगर अपनी प्रेगनेंसी पूरी करनी पड़े करो, और जिसको बुलाना है बुलाओ। नहीं आने देंगी का क्या मतलब है, दरवाजा बंद कर देंगी क्या? वो जिसको बुलाओगे उसे कहना कि भैया चिल्लाए, कुछ करे, बकवास करे, तुम्हें सुनना नहीं है तो मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे हिसाब से काम रहना, मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान रहेगा कि मेरा करके गए। 15-20 दिन के लिए आ जाएगा जो तुम्हारा सच्चा हितैषी होगा। ठीक है, ऐसे करो, थोड़ा स्ट्रांग बन जाओ, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। और अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है भैया मैं तो जाऊंगा, अपनी तरफ से मत कहो कि मैं रह लूंगी, है ना। बिल्कुल शांत रहो, आपका कोई स्टैंड नहीं है। पति पूछे भी कहना जैसे आपको ठीक लगे, वैसे तो मैं वहीं खुश रहूंगी। बस इतना बोल के खत्म। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि लोगों को इमोजी की समझ कम है, वो शायद रोने वाला समझकर हंसने वाली कर देती हैं, आप समझ लिया करो। आई एम श्योर यही होता है। अब ऐसा नहीं है भाई, हंसने वाले में हंसता हुआ नजर आता है, ऐसा नहीं है। इतनी भी समझ किसी में कम नहीं होती। और अगर है तो कमेंट करना कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ये रोने वाली भेज रही हूँ और ऐसी भेज रही, तब मुझे यकीन आएगा। मुझे नहीं लगता इतना भी पागल कोई है। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे भाई की शादी को 5 साल हो गए, मेरी शादी को 15 साल हो गए। शादी से ही मेरी भाभी ने मुझे ना मेरे बच्चों को बर्थडे विश ना फेस्टिवल पर नॉर्मल भी कभी कॉल नहीं करती। स्टार्टिंग में मैंने 5-6 बार कॉल की, कहते कहा कभी कभी फोन कर लिया करो, और उसने कभी नहीं किया। वो अपनी बहन से डेली, फ्रेंड से डेली बात करती है। एक बार मेरे भाई ने कहा कि फेस्टिवल पर दीदी को कॉल कर लिया करो, उसने कहा हमारे यहाँ कॉल नहीं करते, आज तक मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई। मैम मुझे कॉल करता है भाई, अपनी बेटी को दिखाता है, वो उसको भी किसी बहाने से वीडियो कॉल पर हटा देती है। होता है कुछ में, मतलब एक कसम सिखाई हुई है कि भैया नंद है, हमें तो इससे बना के रखनी ही नहीं। होती हैं ऐसी भाभियां, तो उनका इलाज यही है कि वो ऐसे खुश हैं तो ऐसे ही रहने दो। क्यों उसको ज्यादा खींचातानी करोगी, भाई भाभी में कलेश होएगा, पता लगा भाई ने भी फिर कहीं ना कहीं तो उसे चुनना पड़ेगा ना कि यार रोज आ रहा हूँ काम करके, इसका सड़ा हुआ मुंह देखूं, इससे अच्छा अपनी बहन को थोड़ा साइड कर दूं। प्रैक्टिकली सोचो, डेली जिसे डील करना आदमी उसका मुंह सीधा रखने पे ध्यान देगा, तो उसके बजाय उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उसे आपसे बात नहीं करनी मत करो, आपको कोई काम है कॉल करो, बता दो। वीडियो कॉल पे आपको अपने भाई को देखना है देख लो, नहीं आ रही भाभी ना आए, भतीजी को भी ले जा रही है ले जा। खून का रिश्ता आपका आपके भाई के साथ ही है, असली तसल्ली वहीं मिलेगी देख के, उसे देख लो, कहना कुछ ना होने से जो मिल जाए वो बेहतर। बस ये मान के चलो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। जब कोई बात नहीं हुई और उसका तरीका यही है, तो फिर भाई कोई जब रीजन ही नहीं है, कोई रीजन हो तो आदमी उसे दूर करे। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं वही हूँ जो मैंने आपसे बात की थी। हम लोग साउथ से आए, मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, तो मेरे हस्बैंड और उस मैडम का चैट मैंने पकड़ लिया। उज्जैन में इनकी बातें थी, उसमें आई लव यू तो नहीं था, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ मैं, मेरी बैंक यह है और अभी मैं फ्लाइट में हूँ, फोटो खींचकर उनको भेज रहे हैं, हर चीज हमको बता रहे हैं। तो मैं इसे प्यार समझूं या क्या समझूं समझ नहीं आ रहा। उनसे कहती हूँ तो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं है, वो भी बैंकर है, यह भी, वो भी बैंकर है लिखना होगा, ये भी बैंकर है और वह तलाकशुदा है। मुझे डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसमें दीदी मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मैं अपने मेंटल को कैसे ठीक रखूं? बहुत परेशान हूं, इनसिक्योर फील कर रही हूं। मैंने तो ये भी कह रखा है, चलो हम शादी सलाहकार जो होते हैं उनसे हम अपनी बात शेयर करते हैं, जो सही रहेगा वह हम डिसीजन ले लेंगे। मगर वह इस चीज को भी मना कर रहे हैं, काउंसलिंग को भी मना कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वह गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नैतिक से बात कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, ना ठीक से बात कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। देखो वो बंदी दूसरी जो है ना वो है तलाकशुदा, जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्ट ले रही हो। ऐसा है, घर में आदमी नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं आदमियों वाले की कोई कर दे आदमी ही तो ज्यादा अच्छा है, वो भी अगर औरत को करने पड़े थोड़ी मुश्किल आती है। क्यों, औरतों को काम करने में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत वही होती है कि सारी तरफ कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ आदमी ही जाते हैं तो कंफर्टेबल है, औरत जाएगी तो वहां वो अलग सी नजर आएगी, बस इस वजह से। तो उसको एक जरूरत है कि कोई उसकी हेल्प कर दे। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत इसलिए सॉफ्ट स्पोकन होगी कि भाई बोल दिया, धीरे से किसी से आराम से बात कर ली, थोड़ा सा ठीक से बात कर ली, ताकि उसके 4 काम अगर कहीं जरूरत पड़े तो वो आदमी उसकी हेल्प कर दे। अब आदमी उसको कैसे लेते हैं कि भैया यहाँ तो चांस है, समझ रहे हो? ये मतलब ये टेंडेंसी होती है, चाहे घर में बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी जैसी पत्नी रखी हो,
फिर भी ये कहीं चांस मिल रहा है तो छोड़ो मत, ये सोच रहती है। तो हो सकता है ना कि वो इतना वो ना हो, लेकिन आपके पति बेफालतू में बावले हुए पड़ रहे हो उसके लिए। बट अगर वो बंदी ठीक है ना तो कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ चांस ले रहे हैं, लेते रहेंगे। ठीक है। रही बात आपकी, आप रहो थोड़ा स्ट्रिक्ट, ये नहीं कि मैरिज काउंसलर पे जाएं, क्या करें, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा, नहीं, उल्टी धमकी दो, एक तरफ रह लो चुपचाप। इस तरीके से अपना उल्टी वो दो कि एक तरफ रह लो ढंग में। ये नहीं कि वो तलाकशुदा है तो दोनों जगह हाथ मारने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से बूंदियां बटोर लूं, उधर से भी। तमीज में रहो, नहीं तो पता लगा ना वो हाथ आएगी और मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। धमकी दे दो, जाना नहीं है, लेकिन धमकी दे दो, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ तमीज में रहूंगा तो ये मेरी गृहस्थी चलेगी, ये चुपचाप नहीं बैठेगी अगर मैंने इस तरीके का कुछ करा। ठीक है। बाकी होप करो, प्रार्थना करो कि वो बंदी ठीक हो, तो कुछ नहीं होने का। ये आदमियों की बदतमीजी रहती है कि वो चांस लेने से बाज नहीं आते। हेलो मैम, जो आपने नोट टू चूज किया है उसको भी पढ़ो। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो एटलीस्ट यू शुड टेक इट ग्रेसफुली। आपकी मर्जी है, इसे भी पढ़ना हो तो पढ़ो, वरना सिर्फ ज्ञान बांटो, खुद कुछ मत लो। ठीक है। मैंने नोट टू चूज करा था ना कि नहीं पढ़ना, तो कुछ सोच समझ के ही करा था। आपके ये कहने से कि ज्ञान बांटो खुद कुछ मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी उसे नोट टू चूज ही करूंगी। ठीक है। वैसे अगर किसी को जानना हो, जैसे अब ये हो गया ना, 2 बार की क्यूरियोसिटी होती है, देखो उसमें ये था कि मैं कपड़ों को लेके बहुत जजमेंटल हूँ, मेरी बेटियां भी ऐसी जजमेंटल बनेंगी। ठीक है। और क्या था कि जी आपने पुराने ब्लॉग में साड़ी बांधी है, चेस्ट से साड़ी हट गई है, वो भी तो गलत है। आपको इस मौके पर सुधार की गुंजाइश है इस पॉइंट पर। तो मेरा मानना ये है कि कपड़ों को लेके जो मेरी सोच है कि कपड़े ऐसे पहनो कि भैया कोई आता जाता हम पे फब्तियां कस के ना जाए, सिंपल सी रूल है। अच्छे लगो लेकिन भद्दे ना लगो, बस इतना है, वो मेरा नहीं बदलेगा। और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि हाँ जी मेरी बेटियां भी, पता नहीं वो कैसी बनेंगी, सबके माँ बाप जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं क्या? उनके अलग वो जीव है, उनकी अलग सोच है, वो जैसी बनेंगी वैसी बनेंगी, उनको छोड़ दो इस पॉइंट पे। यहाँ मैं मदद करने के लिए बैठी हूँ, तो वो ही करने दो। और रही बात है कि सिर्फ ज्ञान बांटो और खुद कुछ मत लो, तो ये कई लोग ऐसे इस पे कमेंट करके बता भी देंगे जिन्होंने सलाहें दी। इवन ये जो आप देख रहे हो कि वीडियो एक और उसके अगला वीडियो उसमें जवाब आएंगे, ये भी किसी ने सलाह ही दी थी, अच्छी लगी तुरंत मान ली। तो मैं भी यहाँ सीख ही रही हूँ, जिसकी जो सलाह मुझे जेन्युइन और अच्छी लगती है, एप्लीकेबल लगती है, उसे मैं चुटकियों में तुरंत अपनाती हूँ। लेकिन किसी के कहने से मैं अपना थॉट प्रोसेस पूरा चेंज कर दूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चलो आगे बताइएगा, खुद की रिस्पेक्ट कैसे कराएं, चाहे माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, हस्बैंड से हो, या अपनी औलाद से। ससुराल वाले ऐड नहीं कर रही, क्यों, कुछ भी कर लो वो नहीं खुश होते, रिस्पेक्ट तो क्या ही करेंगे। देखो ससुराल वालों को तो उन्होंने छोड़ ही दिया, अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, हस्बैंड से हो, या अपनी औलाद से हो, सिंपल है, हम सबको लेते हैं एक कैटेगरी में कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे कराएं। ठीक है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, आप अपने ऊपर मेहनत करें, अपनी इज्जत खुद करें, इस लायक बने कि लोग आपकी इज्जत करें। ठीक है। पहली चीज, आप कैसे पता लगेगा कि हम इस लायक हैं नहीं है? मान लो आपके माँ बाप, भाई बहन या औलाद सब, होता है कई बार कि हमारी जानकारी में जितने भी लोग हैं वो सारे ही लगभग एक ही वेवलेंथ पे चल रहे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, उन सबको हम गलत नजर आ रहे हैं। उसका क्या तरीका होता है, फिर थोड़ा सा एक्सपोजर दो अपनी पर्सनैलिटी को, कुछ बाहर के लोगों से मिलो, इन लोगों से अलग, क्या उनकी भी राय हमारे बारे में ऐसी बनी है, तब मानो कि हमारे अंदर कमी है, हमें भी काम करना है अपने ऊपर। लेकिन अगर उन 4-6 लोगों को जिनको आप गिन रही हो, उनसे अलग लोग आपके बारे में बिल्कुल अलग थिंकिंग रखते हैं और उनको लगता है कि आप काफी अच्छे हो, रिस्पेक्ट मिलती है वहां आपको, तो फिर समझ जाओ कि फिर कमी इन लोगों में है। आप ठीक हो। अब किसी को आपकी कदर हो ना हो, आप अपनी कदर खुद करना शुरू करो। एंड एट द मोमेंट जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगते हो, आप अपनी कदर करने लगते हो, सरप्राइजिंगली चारों तरफ की चीजें बदल जाती हैं। और जो भी लोग आपके आसपास हैं ना, आपके रिश्ते नाते, वो सब आपकी इज्जत करने लगते हैं। ठीक है। तो पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखो, अपनी राय जो आपकी है उसको रखना सीखो,
अगर आपका कोई चीज पे ना है तो ना करना सीखो, हाँ है तो उसे अपने दम पे पूरा करना सीखो, तब धीरे धीरे रिस्पेक्ट बनेगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी मम्मी मुझे मेरे हस्बैंड के सामने नीचा दिखाती हैं और सबके सामने इंसल्ट भी करती हैं मेरे घर पर आकर। मेरे हस्बैंड भी मेरी माँ के हाँ में हाँ मिलाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। इस बिहेवियर से मैं अपनी माँ से दुखी हो जाती हूँ, फिर गिल्ट भी होता है। आई एम सो कंफ्यूज एंड हर्ट टू। जब अपनी माँ ही सास जैसा बिहेवियर करे तो मैं कहाँ जाऊँ। देखो, जब माँ अपना धर्म छोड़ देना तो हमें भी अपना औलाद का धर्म छोड़ देना चाहिए। उस समय पे उनको साफ बोल दो कि मम्मी, माँ होने के नाते अगर मेरी गृहस्थी में मदद नहीं करा सकती तो कम से कम मेरे रास्ते में कांटे ना बो, ठीक है। और पति साइड लें, सीधे बोल दो कि तुम उन्हें तब से जानते हो जब से मेरी शादी हुई है, मैं उन्हें बचपन से देख रही हूँ। और एक मोटी सी बात है कि जो औरत अपनी औलाद की नहीं हो रही, वो उसके सामने आपको प्रायोरिटी दे रही है, वो आपकी हो जाएगी। ये एक बात कहने से उधर उनका मोह भंग हो जाएगा और इधर आपकी माँ को थोड़ा सा आने को बंद करो। ये लालच, मोह, ये सब छोड़ दो कि मम्मी है मैं कैसे करूँ। नेक्स्ट, मैम मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, किसी के काम में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करती, अपने काम से काम रखती हूँ, फिर भी मेरे स्टाफ के लोग कुछ दिन से मुझसे नहीं बात कर रहे हैं और अजीब सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए उनको? नहीं, एटीट्यूड मत दिखाओ, जस्ट स्टे नॉर्मल। हो सकता है कुछ दिन का मौसमी बुखार की तरह एटीट्यूड आया हो और जब थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जाए। अगर आप रिएक्शन नहीं दोगी तो वो ठीक होंगे ही होंगे, रिएक्शन दोगी तो पता नहीं फिर बात आगे भी बढ़े, क्योंकि अभी आपको आइडिया ही नहीं है ना कि हुआ क्या है। अभी कुछ दिन शांत रहो, नॉर्मल रहो, जैसे रहती हो वैसे। वो बात एटीट्यूड में कर भी रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल बात जितनी करती हो उतनी करो। पहले पता लगाओ कि हुआ क्या है। और अगर बेफालतू की कोई आपको नीचा दिखाने के लिए एटीट्यूड दे रहा है, तब ये है कि भैया किसी का कुछ लेके रखो मत, वापस दो सूट समेत। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। मेरी बेटी, दो बेटी हैं और एक 6 साल की, एक 6 मंथ की। मेरे हस्बैंड वैसे तो दोनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से मेरी छोटी बेटी हुई है कभी कभी उनको पता नहीं क्या हो जाता है, मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। छोटी बेटी की वजह से ये क्या कर ली, अनपढ़ औरतों की तरह बस बच्चा ही पैदा करने हैं। बोलते हैं एक ही बहुत थी, बस दूसरा बेबी नहीं चाहिए था। प्रेग्नेंट थी तब ये सोचते थे एक बेटी एक बेटा हो जाए, फैमिली कंप्लीट, लेकिन ये दूसरी भी बेटी हो गई, इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना देते हैं। बोलते हैं अब इनके लिए ही कमाते रहो बस जिंदगी भर, अकेले ही सब संभालती हूँ, घर का सारा काम, दोनों बच्चों को संभालना, बड़ी बेटी की पढ़ाई, सब। हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। कभी कभी तो मन में आता है कि अलग हो जाऊं। मेरी बेटी को ऐसे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार भी बहुत करेंगे, बेटी को भी मुझे भी। मैं पीजी प्लस बीएड हूँ, जॉब भी करना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाता। हस्बैंड पढ़ने का भी प्रेशर डालते हैं कि पढ़ लिया करो, अपनी स्किल बढ़ाओ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, प्लीज दीदी हेल्प मी। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ इस प्रेशर में है कि दोनों बेटियों के लिए उनको पैसे जो जोड़ने पड़ेंगे वो अमाउंट ज्यादा है। दूसरा, बेटे को आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़ा होकर कमाएगा और घर में सपोर्ट करेगा। बेटी का ये है कि भैया लगाए जाओ, वो कमाने लायक हो भी गई तो ससुराल जाएगी। ये सोच है ना अभी भी हमारी सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं वो बस उस लोड में आ गए हैं कि अब खर्चा ज्यादा होगा। बेटी से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, बेटी के लिए जो कमाना है उससे प्रॉब्लम है। तो देखो अभी तो थोड़ा सब्र रखो, वो थोड़ा सब्र खो रहे हैं, आप रखो। लेकिन जो वो स्किल बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 16 आने सच है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख लें और आगे जो भी जरूरत है नौकरी के लिए, अभी और कमी है, उन सबको अगर आप पूरा कर लें और आप भी कमाने लगे तो जो प्रेशर आपके हस्बैंड ले रहे हैं सोच के देखो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 कमाई आएंगी, है ना। तो फिर सारा एक हैप्पी फैमिली आपकी दोबारा से हो जाएगी। तो बस वो प्रेशर पैसों का ही ले रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड की आदत है कि लड़ाई होते ही सबसे पहले मेरी फ्रेंड्स के नंबर पर मेरे फोन से डिलीट करेंगे, जबकि मैं तो उनको लड़ाई तक नहीं बताती। फिर हम दोनों तो ठीक हो जाते हैं पर नंबर नहीं आ पाते। 1-2 साल तक मैं बोलती रहूंगी, तब जाकर कहीं बोलेंगे कि कर ले उनसे बात, बताओ मैं कब तक करूँ ये सब। उनको लगता होगा ना कि तुम फोन पे उन्हें बता दोगी, इसलिए वो डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल है कि भैया उनको फोन नंबर्स को सिवाय फोन में करने के कागज की डायरी में भी अपना लिखना शुरू कर दो, और जैसे ही वो कहें कि आप कर ले बात तो उसमें से निकाल के कर लिया करो, सिंपल। मैम नमस्ते, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब अधर्म होता है तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जब मुगल आए, ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए, तब भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? देखो महापुरुष तो उस टाइम पे भी अलग अलग हुए थे,
है ना। अब सारे धर्मों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान जी से ऐसी मेरी फोन पे बात तो होती नहीं कि भाई क्यों नहीं लिया तुमने अवतार। जो एक लॉजिक है वो सिंपल सारा शायद ये है कि कलयुग की शुरुआत होनी थी, भगवान अवतार लेके आए, उतना अधर्म शायद नहीं हुआ। हमने ये नहीं देखा ना कि उस टाइम पे जब वो अवतार लेके आए थे तब स्थिति कितनी बुरी थी उस युग के हिसाब से। और कलयुग में ये सब होना है, ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि कलयुग ने अपनी चरम सीमा को अभी छुआ ही नहीं हो, इसलिए नहीं आए हो। लेकिन जितने जानकारी है उस हिसाब से वही लगता है कि भाई भगवान है, अगर नहीं आए हैं तो कुछ कारण होगा। नेक्स्ट, गुड इवनिंग मैम, मेरे इन लॉज और हस्बैंड ने मुझे बहुत हर्ट किया। मेरी ननन से शुरू से ही मेरे हस्बैंड और मेरी सास के साथ मिलके बहुत टॉर्चर किया। अब 1 साल हो गया, तब से मैं हस्बैंड और हमारे एक बच्चे के साथ अलग रह रही हूँ। प्रॉब्लम यह है, जुलाई 25 को मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का बर्थडे है। उसने मुझे फोन करके 24-25 को बुलाया, जो कि मनाली में है। उसके अगले दिन ही मेरा बर्थडे भी है। शुरू से ही SIL मेरा मजाक उड़ाना, मुझे बात बात में नीचा दिखाना, बिना किसी वजह की लड़ाई झगड़े करना उनका काम था। अब मैं जाना नहीं चाहती, मुझे वही सब रिपीट होने से डर लगता है। वो लोग ना जाने पे बातें सुनाते हैं और हस्बैंड भी फिर गुस्सा रहते हैं। चले जाओ तो वहां ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वहां आकर कोई गुनाह किया हो। प्लीज टेल व्हाट टू डू। अपने आप को चेंज करो। इस बार ऐसे जाओ कि तुम्हें देख के सब ऐसे अचंभित रह जाएं कि यार इसे क्या हुआ, इसकी तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई। कोई तुम्हें नीचा दिखाए ना, मुंह तोड़ जवाब दो, इग्नोरेंस मारो। मतलब कुछ भी जो आप रेगुलर करती थी ना उससे बिल्कुल अलग कुछ करो इस बार, इस तरीके का कि वो एकदम उनका कहना चाहिए धूमता ना हो जाए कि यार इसे क्या हुआ, इसके मुंह में जबान कब आई, इसे जवाब देना कब आ गया, है ना। जाओ, क्योंकि ना जाने पे परेशानी हो रही है। मनाली जैसी जगह जा रही हूँ, घर पे कम टाइम बिताओ, घूमने निकल जाओ, ठीक है। जाओ जरूर, लेकिन हर्ट हो मत, जरूरत पड़े तो हर्ट कर दो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे बेटे की शादी को 3 महीने होने वाले हैं। बेटा बहू अलग रूम पर ऑफिस के पास रहते हैं। जब वर्क फ्रॉम होता है तो हमारे पास आ जाते हैं। जब बहू अपने रूम पर रहती है तो सुबह सब काम करते हैं, एंड जब हमारे पास आती है तो कोई भी घर का काम नहीं करती। 9 बजे सोकर उठते हैं, ना टाइम से नहाते हैं, ना पूजा करते हैं। मैं ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं करती, बस अपना रूम साफ कर लें, फ्रूट्स कट करके खा लें, नहा और तैयार लें। हमने कोई मेड नहीं लगाई, सब मैं ही करती हूँ। वैसे कोई काम करने को मैं बोलती हूँ तो मना नहीं करते, बट मैं चाहती हूँ कि वो खुद जिम्मेदार बने। कभी कभी रात को बर्तन धो देते हैं, बस वो अपने बेड से उठते ही नहीं है। घर में कहाँ क्या हो रहा है कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई पर्दा कोई पाबंदी नहीं है। आजकल सास वैसे ही बदनाम है, कैसे क्या समझाऊं। बहू मायके भी बहुत जाती है। मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, मेरा एक ही बेटा है, प्लीज हेल्प। बहू ज्यादा बात भी नहीं करती, मैं उससे बहुत प्यार से बोलती हूँ, उसके हर चीज का ध्यान रखती हूँ। दोनों की लव मैरिज थी। देखो, जब हम बहुत लंबे टाइम में जॉब वाली वो होती है ना हमारी लाइफ, घर में ऐसा नहीं कि हम ध्यान दे नहीं रहे, हमारा ध्यान जाता ही नहीं। वो चीजें जो एक होम मेकर के लिए या जो घर गृहस्थी संभाल रही होगी महिला जॉब के साथ भी, उसे दिखाई देती है ना, उसको वो दिखाई नहीं देती उन लोगों को। अब रही बात ये कि वहां पर वो सब काम करती है, यू नेवर नो ना कि वैसे काम कैसे काम चलेगा, पता नहीं कैसे कैसे निपटा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये है, मैं आपको यही कहूंगी, आप बहुत समझदारी से काम कर रही हो, आगे भी ऐसे ही करती रहो। ये घर पे उठे नहाए, भाई उनका शेड्यूल है, अलग है, उनका अपना पैटर्न है, उनको आप अपने पैटर्न पे लाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। रही बात जिम्मेदारी की, जब तक आप हो आप अपने तरीके से घर गृहस्थी चला रहे हो। जब आप नहीं होंगे वो अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे भी करेंगे कर लेंगे, ठीक है। आप ये सोच के बस शांत हो जाओ कि वो जैसे भी करेंगे, जब सिर पे पड़ती है सब कर लेते हैं, कहते नहीं, बस ये मान के चलो, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि सच में अब आजकल के जो हमारे बेटा बहू आएंगे, जॉब वाले सुबह से लेकर रात तक वाले का, उनका लाइफस्टाइल पुराने वाले लाइफस्टाइल के साथ मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम खींचातानी करेंगे हमारे बच्चे ही हमसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सही चलती रहोगे ऐसे ही जैसे चल रहा है, तो एक टाइम होगा ना, उसको लगेगा कि यार इन लोगों के साथ भी रहा जा सकता है। उम्मीद वो भी मत रखो। नेक्स्ट, हेलो दी, सॉरी कमेंट लंबा हो जाएगा क्योंकि बात ही ऐसी है। आपको टाइम हो तो लास्ट में पढ़ लेना, भले ही मेरे जीने की चाह खत्म हो गई है। मैंने अपने BF के बारे में बताया था कि वो शादी नवंबर में करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है अब नहीं करेगा। वो मैं अपनी मम्मी को बता दिया था,
वो मिलने भी नहीं आ रहा, बिजी हूँ बोल रहा, लेकिन इंस्टा व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है उसके पास। अब मम्मी मुझे बोल रहे हैं जिससे शादी करवाएंगे चुपचाप कर लो। जॉब भी मेरी बहुत हेक्टिक चल रही है, इतना प्रेशर दे रहे हैं, 12 घंटे काम करो और एक दिन हॉलीडे का बोल दो तो मैनेजर कॉल करके लड़ने लग जाता है। दूसरी जॉब सर्च कर रही हूँ, जहाँ भी अप्लाई किया कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पिछले 1 मंथ से एंजाइटी में और डिप्रेशन में जा रही हूँ। रात को सो नहीं पाती, मेरा बीएफ इस तरह बदल जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बोल रहा है तुम्हारा भरोसा नहीं तो चली जाओ। मेरी गलती है, टाइम नहीं दे रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम तकलीफ में हो तो तुम कहीं और शादी कर लो। मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों की बजी पड़ी है, मैं 10 किलो ओवरवेट हो गई हूँ इस स्ट्रेस में। देखो, थोड़ा सा ना भगवान पे और किस्मत पे भरोसा करो। अगर कोई चीज इस तरीके से आपसे अलग हो रही है ना, तो समझ जाओ कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर यही सारी चीजें, यही सारी परेशानी सोच के देखो शादी के बाद होती, वो शादी के बाद ऐसे बदलता तो ज्यादा बड़ी परेशानी होती। शादी से पहले बॉयफ्रेंड है, सिंपल सी बात है। अब जिससे भी कहेंगे अपना टाइम लो, ऐसा नहीं कि एकदम आनंद फानंद में किसी से भी शादी कर लो, लेकिन हाँ परमिशन दे दो कि ठीक है कर लो। रही बात जॉब की, जब तक नहीं चेंज हो रही तब तक करते रहो। ये सब चीजें ना देखो एक साथ आती है, जैसे हमारी सोच होती है। आप इस टाइम परेशान हो ना, हर तरफ से परेशानी आएगी। थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करो, धीरे धीरे एक एक करके सारी गांठें खुलती चली जाएंगी। और रही बात बॉयफ्रेंड की, इसको भी ना छोड़ दो भगवान पे। अगर इससे ही होनी होगी तो ये अपने आप बदलेगा, वापस आएगा, कुछ भी करेगा। और अगर इससे नहीं होनी, ये नहीं आता वापस और आपकी कहीं और तय हो जाती है, तो मान जाओ कि ये आपके लिए बना ही नहीं था। ठीक है, जिद मत, मतलब मुझे लगता है इन चीजों में ना जिद बेकार की चीज है। अगर हमारे जीवन में पति के साथ सुखी जीवन बिताना लिखा है ना, तो वो लव मैरिज अरेंज मैरिज जैसे भी होगा मिल जाएगा। नहीं लिखा तो वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए लोड लो मत। शादी को तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दो किस्मत के भरोसे, कि भगवान आप पे छोड़ा है, या जिसको भी आप मानती हो, बस जो मेरे लिए बेस्ट हो वो पार्टनर मुझे मिल जाए बस। तो इतना ज्यादा मतलब लोड आप ज्यादा ले रहे हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मानती हूँ, देखो बॉयफ्रेंड छूटना डिप्रेशन की बात है, ब्रेकअप होना कोई आसान चीज नहीं है। एक आदमी से हम शादी तक की सोच रहे हैं, 1000 सपने हम देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज हो जाए। अब वही चीज है किसी दूसरे के साथ एज्यूम करना, तो टाइम लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। आप ये भी कह सकती हो अपने पेरेंट्स को कि भाई अभी अभी उससे मेरी बात खत्म हुई है, मुझे कुछ महीने दे दो, मैं समझ जाऊँ, फिर मैं कर लूंगी। इधर से आपको एक सपोर्ट सा मिल जाएगा कि यार ठीक है, अभी मैं 5-6 महीने बिल्कुल खाली, मुझे हील होने के मिल रहे हैं। उधर आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी, जब कई जगह अप्लाई कर रखा है। 5-6 महीने आप ये कह के तो मान नहीं सकते, और उस टाइम पे वास्तव में टाइम दो खुद को, ना इससे बात करो ना कहीं और करो, हो जाओगी सही। नेक्स्ट, आई एम 47। मैं कोरोना टाइम के बाद से घर में कैपरी टी शर्ट नाइट ड्रेस टाइप पहनती हूँ, एकदम कंफर्टेबल। मैं घर से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ट्यूशन के टाइम प्रॉपर सूट या कुर्ती लेगिंग टाइप कपड़े पहन लेती हूँ। बट हमारे घर कोई आता जाता नहीं है, बाहर जाते टाइम भी चेंज कर लेती हूँ, क्या ये ठीक है? हाँ, बल्कि भाई अगर आप कैपरी टी शर्ट भी इतनी कोई वो नहीं है, बात वही है ना कि सही अगर लग रहा है, डिसेंट लग रहा, तो क्या ही दिक्कत है, इतनी बार बदल तो रहे हो, उसमें क्या गलत है? शक करने की बीमारी है, क्या करें, आपको या किसको? ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। नहीं समझ पाई मैं। नेक्स्ट, मैम मैं अलग रहती हूँ एंड मैं देवरानी से इनसिक्योर फील करती हूँ, कॉज मेरी सास ने मुझे 2 साल में एक बार 1 वीक के लिए मायके भेजा था, उसके बाद सिर्फ मिला कर ले आते हैं। बट अब देवरानी के हर महीने 1 वीक के मायके भेज रही हैं एंड 1 वीक 3 टाइम का खाना मेरे से एक्सपेक्ट करती हैं। मेरे अवॉइड करने पर हस्बैंड ने रिलेटिव को बोलती हैं कि बड़े लड़का बहू बुढ़े बुढ़िया का ध्यान नहीं रखते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? 1-2 बार हल्की टोन में बोलो ना कि भाई मेरे को तो नहीं भेजा जाता था, इसे कैसे भेज रहे हो, या मुझे अब भेजना शुरू कर दो। एक बार ये बोल तो दो कि ये इसके साथ कैसे ये चेंज हो गई पॉलिसी, मुझे तो नहीं भेजते थे। और अगर ये है कि भैया नहीं 3 टाइम का खाना अगर वो खुद बनाने लायक है तो छोड़ भी सकती हो, लेकिन अगर वो बनाने लायक ही नहीं है तो फिर क्या ही करोगे, बना के तो देना ही पड़ेगा। सास ससुर नहीं भी हो, कोई तुम्हारे सामने वैसे भी भूखा बैठा है तो खाना तो दोगे ही ना उसे, तो वो वाली बात है।
बुराई भलाई के चलते नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर खुद बनाने लायक हैं तो थोड़ी हेल्प करवाएं, फिर वो ये कर सकते हो। लेकिन सीधे सीधे पूछो तो कि भाई मेरे लिए कुछ और रूल थे, इनके लिए कुछ और रूल है, ये क्या है, उसे भी मत जाने दो। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं यहाँ बार बार सारा काम अकेले कर रही हूँ और वो मैं के घूम रही हूँ। नेक्स्ट, हाय री, नमस्ते। मेरे हस्बैंड फैमिली बिजनेस करते हैं 20 साल से, अब वो अपना काम करना चाहते हैं। इन लोग बोले थे कि देवर की शादी हो जाएगी तो करवा देंगे। यार अभी शादी हो गई पर खाने पे वो बोली नहीं थी। इन लॉ पे हमें बहुत परेशान किया है, अब सहन नहीं होता, सब्र करके बैठी थी कि शादी के बाद करवा देंगे, मैं भी अलग हो जाऊंगी। हस्बैंड बहुत सीधे हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो शादी के बाद अब अलग हो जाएंगे तो मतलब अगर उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा, आप खुद बात उठाओ कि भाई हमें अलग होना है। हस्बैंड सीधे हैं तो बात का मुद्दा आप संभालो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी। मुझे भी यही लगता है, सोसाइटी में कुछ बोले या देख कर लिप टेढ़ा करे या माउथ फेर ले तो अगर मैं शिफ्ट साइड से चली भी जाऊं तो लोग बदतमीजी बोलते हैं। रिलेटिव आते हैं तो उनकी सेवा भी करती हूँ, फिर भी पति के कारण रिलेटिव भी उल्टा सीधा ताना देकर चली जाती हैं। अगर सेवा नहीं करूं तो पति बोलता है तुम समझाओ, तुम सेवा नहीं करोगी तो तुम खराब होगी। मैं बोली कि आप तो कभी मेरा सपोर्ट नहीं करते, तो बोला मैं ये सब कभी नहीं किया हूँ, प्लीज रिप्लाई। खुद का प्रॉब्लम खुद कैसे सॉल्व करें, प्लीज मुझे आप रास्ता दिखाएं, आप मेरे लिए कृष्ण से कम नहीं है, आप मेरी लाइफ लाइन है दी। देखो, मुझे इतना बड़ा ओहदा देने के लिए वैसे धन्यवाद, उनके वो लायक नहीं हूँ मैं, आपकी तरह ही एक हूँ जैसे आप हो। लेकिन इस कंडीशन में दो हैं, अगर आप सेवा ना करो तो पति डांट रहा है, सेवा कर दो, आए गए को पूछना वो हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। लेकिन जो सेवा करवाने के बाद भी ताना देते हैं, ताना सुनो, ये आपके पति नहीं कह रहे हैं, ताने का जवाब दो, हंस के दो, ये भी ना लगे कि बहू मुंह बना रही है कुछ कर रही है, लेकिन हंस के अपनी सारी बात कह दो, स्माइल खत्म ना हो मुंह से, और बात ऐसी मारो कि मजा आ जाए सुनने वाले को एक बार में। करके देखना, एक दो जवाब जब किसी को मिल जाते हैं ना, आधे तो तभी चुप हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक जवाब आने के बाद फिर बोले, चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह साइड हो लेते हैं फिर वो। नेक्स्ट, मैम आप वुडन के जो डोर हैं उसकी क्लीनिंग को मेंटेन रखते हैं कैसे? मैं तो सिंपल जो वाइपिंग वाला कपड़ा रहता है, डस्टिंग वाला, माइक्रोफाइबर वाला, उसी से ही पोंछ देती हूँ, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लगाती। नेक्स्ट, दीदी पूरा पढ़ना इस बार, चाहे मैम मन में प्लस साइज ब्लॉगिंग हूँ। दीदी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये बता रही थी कि सोसाइटी में मेरी इमेज क्या है, बट ना तो मैं इसको एक्सेप्ट कर पाती हूँ पूरी तरह से, इनकी इनसिक्योरिटी बहुत है। क्वेश्चन मेरा था कि बाहर से ऐसी इमेज है तो भी इनसिक्योर क्यों हूँ मैं, टैलेंटेड हूँ जानती हूँ, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग और प्रोकास्टिनेट करने की आदत है, या तो सब छोड़कर बैठ जाती हूँ सर्वाइवल मोड पे, या 50 काम सर पर 50 के 50 अर्जेंट प्रायोरिटी वाले, और रो पिट कर भी देती हूँ, बट फिर सर्वाइवल मोड पे आ जाती हूँ। ये पैटर्न है, लूप है मेरा, मैं तोड़ नहीं पा रही। आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, आपके पास कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा तो प्लीज शेयर करना। देखो, ये यानी कि आपका काम करने का स्टाइल है कि जब तक तारीख पास नहीं होती या कोई बिल्कुल डेडलाइन नहीं होती, आपको लगता है कि थोड़ा आराम कर लो। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जो आप कह रहे हो ना कि 50 के 50 काम अपने सिर पे लेते हो और फिर कर भी देते हो, तो उसके करने के बाद ना एक थकान वाली फीलिंग आती है कि ओ आई नीड अ ब्रेक। मेरे साथ हर महीने शुरू में यही होता है, 30 तारीख तक मैं सारे टारगेट कंप्लीट करने में लगी हुई होती हूँ, तो अक्सर 30 या 31 जो महीने का लास्ट होता है ना, मोस्ट हेक्टिक डे होते हैं मेरे। करने की कोशिश करती हूँ कि पूरे महीने स्मूथ करूँ, लेकिन एंड में आके वो काम पेंडिंग हो जाते हैं, ना करते भी कि आज खत्म करने ही करने हैं। तो उसके बाद घूम फिर के लगातार कई महीनों से हो रहा है कि शुरू के 3-4 दिन मुझे लगता है कि ओ आई नीड अ ब्रेक, नहीं होता फिर मुझसे काम। तो हो सकता है ये वाली चीज आपके साथ हो रही है, ठीक है? तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये है कि आपका काम करने का पैटर्न है, बस ये सोच के एक्सेप्ट कर लो। जो डेडलाइन है वो बजाय सारी एक दिन रखने के, किसी की डेडलाइन 10 में होगी, किसी की 15 में होगी, किसी की 20 में होगी, थोड़ा सा ऐसे करके देख लो कामों को। लेकिन जब आप में टैलेंट है ना, तो इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, और इनसिक्योरिटी तभी तक रहेगी जब तक आप अपने आप को एक्सपोजर नहीं दोगे। जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे तो देखना, अगर सच में टैलेंट है और चीजें लोगों को काम की लगेंगी, वो लुक्स पर ध्यान नहीं देते, या कोई बहुत सुंदर लेडी है वीडियो में कुछ भी बोल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, या उसकी बातों में कोई उनको नहीं लग रहा कि उनकी किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, तो वो नहीं चलेगा केवल सुंदरता के ऊपर या उसके लुक्स के ऊपर।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऑडियंस की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपको देख के, और आपके लुक्स उतने अच्छे नहीं है आपके हिसाब से कि उनको लगेगा कैसी है कैसी, वो नहीं देखेंगे, वो अपने काम की बात सुनेंगे और चलेंगे। नेक्स्ट, राधे राधे जी, मेरे एक जेठ एंड देवर हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं बट किचन सबके अलग अलग हैं। जब मेरी वॉशिंग मशीन खराब थी, देवरानी ने उसे यूज नहीं करने दी, बट अब 4 महीने से उसका फ्रिज एंड एसी खराब है तो ठीक नहीं करा रही। मेरे फ्रिज में सामान रख देती है, सोने ससुर के रूम में सोते हैं, वैसे तो पल्ला है बट एक रूम में सब सो जाते हैं। खुद भी कमाती है और देवर भी ससुर की दुकान पर जाता है। इतना कमाने का क्या ही फायदा जब आप अपनी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते। उसका बेटा भी 3 साल का हो गया है, ना ही उसका एडमिशन करवा रही है। उसका बेटा पूरे दिन हमारे रूम में ही रहता है क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का है, दोनों लड़ते ही रहते हैं। मेरी बेटी 12 साल की है, वो कहती है अपने रूम में क्यों नहीं जाता, मुझे परेशान करता रहता है। बेटी उसकी वजह से चिड़चिड़ करती है बहुत। क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं कि बच्चा है। उसे मत समझाओ, बच्चा है। अपनी सास को बोलो कि भाई मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, 1 आध घंटे का ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे इरिटेट हो रहे हैं और वो तंग कर रहे हैं एक दूसरे को। तो 1-2 घंटे के बाद मम्मी आप इसको नीचे अपने पास एसी वाले रूम में रख लिया करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कह के आप भेज दो नीचे, है ना। 10 चीज होती है बहाने की। दूसरी चीज, आपके फ्रिज में जो सामान रख रही है, जब तक आपके फ्रिज में इजीली दोनों का सामान आ रहा है ठीक है। जिस दिन लगे जगह कम है, आप उनका सामान निकाल के बाहर रख दो, जगह नहीं है। मुंह बनेंगे, कुछ भी होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जब भाई वो एक ऐसा है कि जब आप तक बर्दाश्त करते रहोगे वो अपने पैर पसारते रहेंगे, एक ये होता है। जब कैपेबिलिटी है, एक तो होता है कि गरीब आदमी है, भाई इसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर भी वो पता है क्या करता है गरीब आदमी, अगर किसी का फ्रिज यूज करना होता है, एक टाइम होता है ऐसा लोगों का, वो सिर्फ दूध जैसी चीज रखेगा, सब्जी वो उतनी बनाएगा, कच्ची सब्जियां पानी में डाल के रखेगा, कोशिश करेगा कि दूसरे का फ्रिज यूज कर रहे हैं कम से कम सामान ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी का नीयत ऐसी होती है कि फायदा उठाने वाली, तो वो बराबर करता है। तो आप ये देखो कि वो कायदे से यूज कर रही है या बेकायदे के। बेकायदे के यूज कर रही है तो सिंपल जो सामान आपको लगे कि भैया मेरे रखने की जगह नहीं है, अपना सामान रखो, उसका बाहर निकाल दो। अपने आप जब सामान खराब होगा समझ में आ जाएगी, यही तो कहेगी कितनी बुरी है, बताओ सामान निकाल दिया, हाँ भैया चीज लिया अपने सुख के लिए लिए, पहले अपना काम कर लो ना। आदमी ने कोई चीज अपने आराम के लिए लिया तो पहले वो अपना आराम करेगा, उसके बाद जो बचेगा वही तो दूसरे को दान में देगा, बस। नेक्स्ट, छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है, इतना कि अगर दिख जाए तो बीपी लो हो जाता है। मेरे घर में खिड़की और दरवाजे के बीच एक पतला सा गैप है, वहां से आ जाती थी। मैंने वहां पर विंडो गैप सीलर लगा दिया है, फोम का बना हुआ होता है, अमेजोन पर मिल जाएगा इजीली। अब नहीं आती, लेकिन एक बार आ गई थी, विंडो खुली रह गई होगी तो मैंने चूहे पकड़ने के लिए स्टिकी पैड आता है वो रख दिए थे 2-3, उस पर वो पकड़ी गई, लेकिन उसको मारना नहीं था, तो बाहर जाकर उस पर ऑयल के थोड़े ड्रॉप्स लगाने से वो स्टिकी पैड से निकल जाती है। ये सब काम मेरे हस्बैंड ने किए, लेकिन असरदार है और मरती भी नहीं छिपकली। किचन की और सारी अलमारी में मैंने नेपथलीन बॉल्स रखे हैं। एंट्री पॉइंट पर लिजर्ड रेपेलेंट स्प्रे करती हूँ 4-5 दिन के गैप में। ये जो पिछली बार आया था छिपकली का एक क्वेश्चन, उसके जवाब में है, तो अगर वो देख रही हैं तो ये काम की चीज है, पढ़ लेना, सुन लेना, मतलब तो मैंने पढ़ दिया। नेक्स्ट मैम, मेरे 2 किड्स हैं, बेटी आपकी बेटियों जितनी बड़ी है, बेटा 6 साल का है। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ, वेट लॉस भी कर रही हूँ, बढ़ गया है सो बहुत। घर का काम, बच्चों का एक्सरसाइज सब मैनेज नहीं हो पाता, कहीं ना कोई काम रह जाता है, समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूँ। हस्बैंड हेल्प करते हैं बट टाइम के पंक्चुअल नहीं है, काफी स्लो हैं काम में, तो उससे भी टाइम डिस्टर्ब हो जाता है और हर वक्त काम की भागा दौड़ी हो जाती है मुझे कि ये भी करना वो भी करना है, कैसे मैनेज करूँ, प्लीज एडवाइस। देखो, एक तो जो ये कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, है ना, ये आपको डेली करनी है। दूसरी, जो आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो वेट कम करने के लिए, ये भी आपको डेली करनी है, लेकिन ये डेली में 5 डेज अ वीक भी करोगे तो चल जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे ही जो आपकी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी है, उसे बजाय बल्क में 4 घंटे के, उसे भी तोड़ लो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के 2-3 स्लॉट में। तो किसी दिन एक स्लॉट छूट भी गया तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि 2 स्लॉट तो मैंने पढ़ लिए। कुल मिला के सारे काम अगर एक साथ नहीं हो पाते तो आप वीकली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किसी एक दिन कोई एक काम छूटेगा, किसी दूसरे दिन कोई दूसरा छूटेगा, लेकिन वीक में सबका नंबर बारी बारी आ जाएगा। फिर तरीका ये होता है,
अब फाइनली मैंने जो अपने लिए भी कर रखा वो यही है, क्योंकि अगर मैं सारे काम रोज करने की कोशिश करूँ, तो मैंने पहले भी शायद डिस्कस करा था, मेटा एआई से भी मैंने ट्राई करा कि मेरा टाइम टेबल, शायद मैं इंसान हूँ, मुझसे तो बन रहा हूँ, मेटा बना दे, वो बन नहीं रहा। 24 घंटे में जितने काम मेरे हैं करने वाले, जो मैंने अपने ऊपर ले रखे हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। तो उसका तरीका वही है कि कुछ काम आज नहीं करूंगी, वो कल होएंगे, और जो आज करे हैं वो फिर कल नहीं करेंगे। कई काम ऐसे हैं जो मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन ही करने होंगे, तभी वो पूरे पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होएंगे। वो घर, अब यहाँ देखो, आपको तो सिर्फ घर घर का दिखाई देता है ना ब्लॉग्स में, जो घर पे मैं कर रही हूँ। स्कूल में जो है, जो लोग बेसिक में, उनको अलग पता होगा, पैरेलल ब्रह्मांड है, वहां पूरी एक अलग दुनिया है, उसमें भी यही हाल है कि ऑक्टोपस बना रखा हमारा, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आप रोज सब कुछ करने जाओगे, नहीं कर सकते। इवन लास्ट पीरियड में बच्चों का है ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी की रीडिंग और इमला रोज करा लूँ, मैं इंग्लिश की भी रीडिंग और इमला रोज कराना चाहती हूँ, मैं गिनती का चार्ट भी छोटे बच्चों को रोज पढ़वाना चाह रही हूँ, एक एक को टेबल पर बुला के, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि बच्चे मेरे पोयम भी करें। रोज सारी चीजें नहीं हो सकती ना, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे ही अपना भी टाइम टेबल बनाओ कि मंडे को मैंने हिंदी का करा लिया, राइट, रीडिंग और इंग्लिश, ट्यूसडे इंग्लिश करा ली, वेडनेसडे मैंने काउंटिंग के चार्ट पढ़वा लिए। तो एक बार तो कम से कम हफ्ते में चीज़ों का नंबर आ ही जाएगा। एंड थोरोली जब आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे महीने 1.5 महीने में आप देखोगे कि सब फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा काम आपका लगातार हो रहा है। सेम गोज विथ हमारे घर के काम। जब हमारे काम ओवरफ्लो हो रहे हो, हमारे शेड्यूल में नहीं आ रहे, तो उसका सिंपल तरीका यही है, प्लानिंग करो, भाई मैं ये वाला काम मंडे में करूंगी, ये वाला ट्यूसडे में, ये वाला थर्सडे में, ऐसे। तो कुछ काम इधर उधर करने पड़ेंगे, लेकिन ये होगा कि इवेंचुअली सारे काम ही धीरे 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 हो रहे होंगे। नेक्स्ट, मैम आई हैव डन ECCE एंड हैव एक्सपीरियंस एज एन नर्सरी टीचर, बट अब मैं बीएड करना चाहती हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या मैं डिस्टेंस मोड में बीएड कर सकती हूँ या मुझे रेगुलर मोड में बीएड करना चाहिए। नाउ मैं स्टेइंग एट चेन्नई, सो डोंट नो हायर मदर टंग लैंग्वेज तमिल, एंड इसलिए करंटली आई एम नॉट वर्किंग बट वांट टू अपडेट माई सेल्फ, थैंक्स एंड सल्यूट टू यू। देखो, जहाँ पे आप रह रहे हो ना, उसकी मदर टंग एक तो सीख ही लो, एक स्किल नई आ जाएगी, और दूसरी चीज आप वहां पे आसानी से सरवाइव कर पाओगे। दूसरी चीज है कि बीएड जो ये दूरस्थ वाले होते हैं ना, मुझे लगता है कि ये सबसे लास्ट ऑप्शन में रखो। अगर पॉसिबल है तो रेगुलर वाले में ही एडमिशन लो और वही करो, ठीक है। नेक्स्ट, दीदी मुझे खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मेरा 20 किलो ओवरवेट है, प्लीज़ कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं। मैं किचन में काम करते टाइम भी कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ। अगर कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें कैलोरीज कम हो, पेट आपका भरा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप सलाद, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें रखो, या चने वगैरह ना भून के रखो, तो कटोरी में रखे हैं, आप चलते फिरते उसमें से एक एक दो दो, एक एक दो दो अगर खा भी रहे हो, फिर उसी प्रपोर्शन में आप अपनी रोटी कम कर दो। तो आपके मंचिंग की अगर आदत है भी, वैसे तो ये गलत है डाइजेशन के हिसाब से भी, और ये कह रहे हो ना आप ओवरवेट हो, तो एक्चुअली तो आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर क्रेविंग नहीं रुक रही तो फिर ये करो कि क्रेविंग के लिए ऐसी चीज़ें रखो जिनमें कैलोरीज कम हो। थोड़ा सा सर्च कर लो मेटा एआई पे, गूगल पे, है ना, कि कम कैलोरी वाले स्नैक्स मंचिंग के लिए जो आप किचन में ऐसे रख सको, और वो चीज़ें आप बना के रख लो, तो थोड़ा थोड़ा आपका क्रेविंग वाला भी होता रहेगा। मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ते हैं। प्रॉब्लम देखो हमारे शरीर की हो जाती है, जीवन की भी, लेकिन शरीर की ज़्यादा मैंने देखी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे कौन सी गलती की वजह से हुई है। ये भी फैक्ट है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, हमारी किसी ना किसी गलती की वजह से ही होती है। अगर हम गलती नहीं कर रहे तो कोई बीमारी नहीं होती। एक है ना, डिफॉल्ट मोड पे हमारा शरीर स्वस्थ ही बना के भेजा था भगवान ने, हम उसे खराब करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो गलती हमारी पकड़ में नहीं आ रही और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तबीयत कैसे खराब हो रही है या ये गड़बड़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, तो भी अब वो गड़बड़ सुधारने के लिए हमें क्या करना, वो तो अब हमें रिसर्च करके पता करना पड़ेगा, चाहे डॉक्टर से पता करें, चाहे हम फोन पे खुद ढूंढें। और उसके लिए जो भी पॉसिबल है कि हम ये बना के रख सकते हैं, वो बना के रख सकते हैं, वो बना लो। अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेके तो सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट,
ये सच है कि जो बहू सास की सेवा करती है, लाख ताने सुनकर भी सास का सब करती है, सास उसी बहू की बुराई समाज के सामने करती है। और जो बहू लड़कर अगर हो अलग हो गई, उसका सब भूल जाती है सास, और उसकी तारीफ करते हुए भी नहीं थकती। हाँ, ये होता है, रिवर्स साइकोलॉजी चलती है, लेकिन होता यही है। नेक्स्ट, दीदी एसी ब्लैंकेट का लिंक दीजिए प्लीज। अब याद रहेगा, इसका कमेंट सेक्शन खोलना तो हुआ है, नहीं तो जो लिव लाइफ इजी का लेटेस्ट ब्लॉग गया है उसमें दिया है मैंने, वहां पे देख लो आप जाके, क्योंकि इसका मैसेज सेक्शन अब खोलना दोबारा मुझे शायद याद नहीं रहेगा। हेलो दीदी, आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, IVF भी करवा लिया, सफल नहीं हूँ। बच्चे की वजह से कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता, मैके में माता पिता नहीं है, और मन में बहुत गलत विचार आते हैं। प्लीज बताएं मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, नेगेटिविटी ने घेर लिया है। आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गाइड करती है। पता नहीं ये सेम ID से दूसरा दोबारा कमेंट आ गया है या वही है। इनफर्टिलिटी वाला व्लॉग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उसको सुन लो, आपको अच्छा लगेगा, मिल जाएगी आपको राह जीने की। नेक्स्ट, मैम आपसे मिलने के बाद लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, कब कहाँ बोलना है, कहाँ अपनी बात रखनी है। मैम मेरे हस्बैंड के, बट वो मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि ससुराल की हलचल का कुछ पता नहीं था। शादी के 10 मंथ हुए थे, इसी दौरान मैम भी गुजर गई, ऊपर से प्रेग्नेंट मुझे नहीं थी। मेरी सास इतना ड्रामा करेगी। अब सब कुछ समझ आ गया, टाइम लगा चीज़ों को समझने में। अब मैं कह देती हूँ, अगर कोई मुझे बिन बात कुछ कहे तो ये सब आपसे सीखा है। उस टाइम की बहुत मेरे लिए एक सदमा जैसे रही, कभी तो लाइफ से लेट गो करेंगे। थैंक यू मैम, आप वुमन को कुछ अच्छी ही सीख देती रही हो। मेरी सास वो जैसा मेरे साथ खेल खेलेगी, गॉड भी उसके 3 गर्ल के साथ खेल सकता है, ये बात वो भूल रही है। सोचती है मेरी बेटियां नौकरी करती हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, ज्यादा ही हवा में उड़ती है, एक दिन सब धूल मिट्टी हो जाएगा। मुझे पता है जो दूसरे के बारे में गलत करता है, गॉड उन्हीं के साथ ज्यादा खेल जाता है बिना कोई साउंड किए। लव यू मैम, मेरे माइंड को सुधारने के लिए। चलो, मुझे सुन के अच्छा लगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाई। नेक्स्ट, मैम आप एकादशी का व्रत कैसे करते थे, कब तक किया, और उसका रिजल्ट भी बताएं। देखो, उसका रिजल्ट मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ मन की शांति के लिए करती थी। और सही बताऊं तो जब तक मेरा मन किया मैंने तब तक किया। जो सुनता है वो ये भी कहता है कि इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए था, तुम्हें ये करना था, ऐसे नहीं छोड़ना था। लेकिन हाँ, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे याद भी नहीं मैंने कितने किए, लेकिन मैं जब करती थी, जब मैं इनफर्टिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो कुछ समझ में नहीं आता था। एक टाइम के बाद फिर मैंने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था, है ना। तो जब तक नहीं छोड़ा था, जब तक मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि भाई मुझे संतान चाहिए ही चाहिए, पूजा पाठ मैंने बढ़ाती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी। उस टाइम पे मैंने एकादशी के व्रत भी किए थे, पूर्णमासी के भी किए थे, सोमवार भी किए थे, शुक्रवार भी किए थे, पता नहीं क्या क्या। और जब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एक टाइम के बाद आके मेरी हिम्मत टूट गई। तो फिर समय ऐसा भी आया कि मैंने दिया जलाना भी बंद कर दिया। अब भगवान की तरफ देखती तक नहीं थी, ऑफिस जाने से पहले उनको हाथ तक नहीं जोड़ती थी। एक ऐसा टाइम भी आया, बहुत लंबे टाइम ऐसा भी चला। तो वो बच्चे का माँ बाप के साथ जो रहता है ना, कि पहले रिक्वेस्ट, फिर जिद, फिर गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना, लेकिन बीइंग अ, क्या ना, माँ बाप वो तभी देंगे आपको जब सही टाइम आए। तो वो हुआ था। नेक्स्ट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हर रात में सोती हूँ तो किसी न किसी रीजन से 3 बार नींद खुलती है, फिर लग भी जाती है। मान के चलो 9 से 5 तक में, फिर भी थकान हो रहा है। एंड मेंटल टॉक अबाउट स्लीप, नींद पूरा नहीं हुआ, ऐसा भारीपन चल रहा होता है, क्या करूं। एंड ड्रेस इज लुकिंग गुड ऑन मी। होता है ही, अगर रात में 3 बार तो क्या, एक बार भी अगर आंख खुल जाए दोबारा लग जाए तो सुबह नींद पूरी नहीं होती। आप, मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये करके सो तो बिल्कुल ठीक होगे। सबसे पहली चीज तो देखो वही होती है, अगर हम दिन में रेस्ट नहीं करते तो बिल्कुल साउंड स्लीप आती है। दिन में सो जाते हैं तो रात की नींद ऑटोमेटिकली कच्ची होती है। दूसरी चीज, अगर आपके बेडरूम में कुछ डिस्कम्फर्ट है, गर्मी है, नहा के सो, अगर AC वगैरह नहीं है ना, कंफर्ट लेवल अपना देखो कि सब कुछ ठीक है ना। अगर आपको पूरा आराम मिल रहा है तो भी आपको गहरी नींद आएगी। पैर के तलवों में मालिश करके सो सकते हो, सिर में मालिश करके सो सकते हो, है ना। तो 3-4 चीजें हैं। आपके कमरे में रोशनी तो नहीं आती। अच्छा, एक बार अगर फीसी फिक्स टाइम पे उठती है, आँख खुलती है, तो कई बार वो तो मैंने आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने फील भी किया है कि भगवान का कुछ इंडिकेशन होता है कि आपकी कोई, जैसे मेरी मम्मी नहीं है
है ना, पापा नहीं है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ कनेक्शन है वैसा कुछ। लेकिन रोज और दिन में रात में 3 बार खुलना, इट्स नॉट नॉर्मल। आप थके थके रहोगे, सारा दिन भी परेशान रहोगे। तो अच्छी नींद के लिए क्या करें, सिंपल ये सर्च करना गूगल पे, उसमें कुछ चीजें आएंगी, उनमें से जो आपको ठीक लगे कि आसानी से कर सकते हो वो करके देखना, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। नेक्स्ट, हेल्प मैम, थोड़े बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, सारे एपिसोड भी देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज एक बात आपसे शेयर करने का मन हुआ। मेरे मायके में मम्मी भाई और भाभी हैं, भाई और भाभी यूके रहते हैं। बड़े भाई की शादी अभी हुई है फेब में, भाभी प्रेग्नेंट है। मैं दोनों भाइयों से बड़ी हूँ, दोनों की लव मैरिज है। दोनों भाई और भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बात भी सारी मानते हैं। एक बात थोड़ा परेशान करती है, कभी मम्मी बहुत सीधी हैं, मेरी बहुत आदर्शों वाली, बहुत डाउन टू अर्थ, वो कभी कुछ नहीं कहती किसी को। मेरा भाई और भाभी हमारे सामने भी कभी कभी बहुत ओपनली हक करना, उसको किस करना, ये सब कर लेता है। भाभी जब भाई होता है तो जाकर उसके बगल में बैठती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब गलत है, और थोड़ी मान मर्यादा तो आई थिंक होनी चाहिए। उसकी शादी भी लेट हुई है इस 33 ईयर्स में, शायद उसका रूम भी अलग नहीं है, इसलिए भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक ही रूम में एसी है तो सब उसी में रहते हैं। मम्मी की किसी बात को मना करना, पर भाभी ने उसको नहीं सुना और बहुत रूडली जवाब दिया, क्योंकि एक बार भाई ने मम्मी के और भाभी के सामने कहा ऐसा नहीं करेगी ये। उस दिन से भाभी को लगा मम्मी की बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा भाई इतना नहीं सोचता, वो बहुत प्यार करता है मम्मी से, फिर भी ये मैसेज भाभी की तरफ ऐसा गया होगा। मम्मी की बात जरूरी नहीं, पर वो जिस कंफर्ट से मम्मी से बात करता है वैसे ही की उसने। क्या मुझे भाई से बात करनी चाहिए इस बारे में, कि वो अभी नई है, उसको जैसा हम दिखाएंगे बताएंगे वो वही समझेगी, और एक मान रहना चाहिए बड़े और छोटे के बीच। हमारे घर में वैसे घूंघट होता है, बट हमने अपने दोनों भाभीियों से नहीं कराया, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकती हैं। आप क्या कहती हैं मैम? आपकी फैमिली में मुझे लगता है नियम कायदे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो आप ये बात बता रहे हो इट्स मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल है। पति के बराबर में बैठना, हक कर लेना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट आप कह रहे हो कि घूंघट था, उस हिसाब से लग रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी मम्मी को मेंटली थोड़ा सा और ओपन अप होने की जरूरत है, बजाय भाभी को टोकने की। दूसरी चीज कि बाहर की है, उसको जो दिखाएंगे वो देखेगा। देखो ये कंजर्वेटिव सोच ही दर्शाएगी आपकी। जस्ट बी योर सेल्फ, अगर आप अच्छे हो, और जस्ट लेट बी हर हर सेल्फ, ये भी है। आप किसी को अपने हिसाब से चेंज करने जाओगे, खिंचातानी होगी। ठीक है, तो किसी अब भाई से बात करते ही आप तुरंत टॉक्सिक नंद की श्रेणी में आ जाओगी। सेम चीज आप अपनी भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वो कमेंट कर रही होती और आपने सोचो भाई से बात कर ली है, वो क्या लिख रही होती? मेरी नंद मेरे पति से शिकायत कर रही है कि मैं उसको खुले में हक कर लेती हूँ, उसके बराबर में बैठ जाती हूँ, और जो है वो मेरी सास के कान भर रही है, मेरे पति के कान भर रही है। यही आएगा ना अगर उसकी तरफ से देखोगे कहानी का रुख। तो मैं क्या कह रही होती कि भैया नंद को साइड लाइन करो, समझ रहे हो? तो आपको साइड लाइन होने की नौबत आ जाएगी बिना मतलब। राजी खास खुशी चल रहा है सब कुछ, आपके भाई भाभी आपको प्यार करते हैं। आपकी मम्मी को थोड़ा सा ओपन अप होने में, दिमाग को रखने में कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। जहाँ इतना खुले हो कि घूंघट नहीं है, एक कमरा है यार, जब सोने का परहेज नहीं है तो फिर पास बैठने का क्या परहेज रह गया, सोच के देखो। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा सा खुद ही को बदल लो, बजाय उसको कुछ चेंज करने के। नेक्स्ट, यस मैम, आपने ये तो सही कहा कि जॉब लग जाएगी तो पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने हम सब अपने सपनों को कैसे रोकें? क्योंकि मैम अभी तो बस जरूरत ही पूरी हो पाती है। मैम जब कोई पास में सारे अपने सपने पूरे करता है तो मन सच में बहुत बुरा लगता है। काश हम भी कर पाते, इससे कई बार पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बहुत दुख होता है, हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, तो काफी एक्सपेक्टेशन होती है हस्बैंड से, लेकिन वो भी क्या करें, जरूरी ही पूरी कर पाते हैं। प्लीज मैम ये बताना कैसे समझाएं खुद को, कैसे शांत रखें खुद को, जो आपके आसपास सभी इंजॉय कर रहे हैं, हम बस वेट की जब जॉब लगे तब करें। देखो, सब्र करना ही सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको दिख रही है मंजिल कि जॉब लगेगी। अब जॉब कब लगेगी? जब आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, दूसरों को देख के अगर आपको अभी अपना मन समझाना मुश्किल लग रहा है तो देखो ये चीज परमानेंट है, कल को आपकी जॉब लग जाएगी। सपोज करो, मैं आपको अपनी तरह समझाती हूँ कि मेरी जॉब लगी हुई है, अब मेरे साथ के जो टीचर्स हैं
उनको कईयों को ऐसा है कि भाई पैतृक संपत्ति भी मिल गई है ना, उनके 200 क्या 300 400 गज के मकान भी हैं, ठीक है। और उनके मान लो कि हस्बैंड भी सरकारी नौकरी में है, सास ससुर की भी पेंशन आ रही है, तो उनकी जो महीने की सैलरी बैठ रही है घर की, वो बैठ रही है 2.5 से 3 लाख रुपए। अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो पर्सनल गाड़ी ड्राइवर रखा हुआ है, वो चल रहे हैं। अब मैं उन्हें देखूं और देखती हूँ, सही बताऊं तो लगता तो है कि भाई जॉब मैं भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही है, लेकिन जो बैकअप है उसकी वजह से उसका लाइफस्टाइल कुछ और है, मेरा लाइफस्टाइल कुछ और है। अब इसको देख के मैं परेशान होने लगूं। जो मेरी लाइफ है वो मैंने खुद बनाई है, ठीक है ना। जिस लेवल पे मैं हूँ वो मेहनत करके मैंने बनाया है, जिस लेवल पे वो है वो उनकी मेहनत, उनकी किस्मत, उनके कर्म। आप मुझे ही तो दिख रहा है, हो सकता है ना फैमिली बैकअप जो उन्हें मिला है उसके चक्कर में जो फैमिली मिली हुई है उसकी वजह से उनका गला यहाँ तक घुटा हुआ। और होता भी है, जब बात करती हूँ तो वो बात कर रही हैं अपनी सास की ससुर की, और घर में उनकी क्या दुर्गति है, क्योंकि बाहर से इतना पैसा आ रहा है इसलिए उनकी सैलरी की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब लग जाएगी तो ये तुलना खत्म हो जाएगी या सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुलना तो आपको आज अभी इसी क्षण से छोड़नी होगी। आप आज कहाँ हो और आने वाले टाइम में कहाँ होंगे, बस ये देखो, उसकी तैयारी करो। वहां तक जाने का रास्ता कैसे होके जाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा वो कर लो, बस ये आपके हाथ में है। दूसरे जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं वो उनके कर्म है, वो अपना फल भोग रहे हैं। आपके अपने कर्म है, आप उसमें हो। तुलना तो आपको अभी से ही छोड़नी होगी, लेकिन हाँ, जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो जॉब के बाद मिलेगा, और जॉब तब मिलेगी जब आप ढंग से पढ़ाई करोगी। तो ये जब सोचोगी तो वहाँ जाएगा ध्यान, लेकिन फिर वापस वहीं से वहीं आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपकी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। तो ये था एपिसोड 215। अच्छे बुरे सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कोई भी एक भी छोड़ा नहीं। वैसे तो बुरे कहने ही नहीं चाहिए, सिर्फ 2 थे ऐसे जो मुझे पॉजिटिव नहीं लगे, बस पढ़ दिए, लेकिन मैंने वो भी दिए, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे एपिसोड 216 में। इस वाले एपिसोड में आप जो भी कमेंट करेंगे उसके जवाब एपिसोड 216 में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली परसों, नहीं तो उसके अगले दिन। कोशिश मेरी यही रहती है कि कर लूँ शूट, लेकिन आपसे मैंने पिछली बार भी शेयर करा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी कार्य क्षमता पहले से कम हो गई है। जितना मैं अपने आप को पहले पुश कर लिया करती थी उतना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वीडियो की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे। जितना हो सकता है मैं आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो भेजती रहूँगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।